हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर 4 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाली से। ट्रांसलेशनल के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि हर गैस के लिए, चाहे वो गैस मोनो एटॉमिक हो, डाई हो, ट्राई हो, पॉली एटॉमिक हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल ऑलवेज रिमेन 3। तो शुरू करने से पहले जैसे हमने ये रिवाज बनाया हुआ है कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर का एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, और फिर बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा वो, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, अ बॉटल ऑफ dry ammonia and a bottle of dry hydrogen chloride connected through a long tube are opened simultaneously at both ends. Right? Then white ammonium chloride ring will be formed. अब आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। At the center of the tube, second option for you, near the hydrogen chloride bottle, third option, near ammonia bottle, and fourth option, throughout the length of the tube. तो ये एक चीज़ है, ये क्वेश्चन में क्या है, हमने एक बॉटल ली, उसमें हमने एमोनिया भरा, दूसरी बॉटल ली जिसमें हमने HCl भरा, और इन दोनों को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। यहाँ ये हमने हटा दिया, ये जगह हमने ऐसे कर दी, तब होगा क्या, एमोनिया इधर से आएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड इधर से आएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये एमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो आपको बताना है ये मिडल ऑफ ट्यूब में एमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, या थ्रू आउट द ट्यूब एमोनियम क्लोराइड दिखेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए, पॉज कीजिए। आई होप आपने सोच लिया होगा पॉज करके। तो ये सिंपली क्या है, इसमें आपको ग्राहम्स लॉ का यूज़ करना है। ये एक कंटेनर है जिसमें एक ओरिफिस बना हुआ है, तो ऐसा सा अरेंजमेंट कहीं पे भी दिखे जहाँ एक कंटेनर हो, उसमें होल हो और गैस उसमें से डिफ्यूज़ हो रही हो, तो वहाँ ग्राहम्स लॉ आएगा। बेसिकली तो यही होना है कि जिसका मास कम होगा उसका रेट ज़्यादा होगा चलने का, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मान लीजिए ये ट्यूब 6 मीटर की है
और ये चल सकता है 4 मीटर पर सेकेंड, मानने को कहा है मैंने सिर्फ, और ये चल सकता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 मीटर इधर से चलेगा, ये 2 मीटर इधर से चलेगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे इन 1 सेकेंड। ये बात समझ आ रही है? तो क्या है, ये कहाँ पे मीट करे, इधर से 4 पे और इधर से 2 पे, ये दोनों ने मीट कर लिया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी 6 है, तो 4 + 2 6। दैट मीन्स इधर से एमोनिया 4 मीटर चला, इधर से ये 2 मीटर चला, और ये यहाँ मीट कर गए। क्या ये यहाँ मीट करे 3 मीटर पे? 6 है, इसके आधे आधे पे मीट कर जाते कि आधा डिस्टेंस ये कवर करे, 3 मीटर ये इधर से कवर करे और मीट कर जाए। ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं थी, रेट सेम नहीं था। रेट सेम होता तो ये भी इधर से 3 चलता, ये भी इधर से 3 चलता, 3 3 6 बन जाता टोटल डिस्टेंस, और ये मिडल ऑफ द ट्यूब एट द सेंटर ऑफ ट्यूब में मीट करते। पर अब ये दो अलग गैसेस हैं जिनका अलग मोलर मास है, तो रेट भी क्या होगा, अलग होगा। हमें पता है रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट मोलर मास। सो जिसका मोलर मास कम उसका रेट ज़्यादा। अब आप ये बताइए इसका मोलर मास कितना होगा, 36.5 U, और इसका मोलर मास कितना होता है 17 U। तो जिसका मोलर मास कम उसका रेट ज़्यादा, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा ही रही होगी इसके कंपैरिजन में। तो ये किस तरफ, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब ये मिडल से थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब तक थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेगा उतने में ये इतना डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाएगा। अब आप बताइए इधर से 4 मीटर का दूरी होना, ये मैंने एग्जाम्पल ये कि 4 से चल रहा है और ये 2 से चल रहा है। अब ये मान लीजिए 4 मीटर है इधर से, तो मैं क्या कहूँगी, और ये यहाँ से 2 मीटर है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये वाला पॉइंट जो इधर से 4 है और इधर से 2 है वो किस बॉटल के पास है, वो है आपका HCl बॉटल के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, HCl। इस क्वेश्चन को आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से अप्रोच करना था। अब हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अब हम बढ़ रहे हैं। हमने कल डिस्कस किया था ट्रांसलेशनल में हम सेंटर ऑफ मास का देखते हैं। सेंटर ऑफ मास को हम एक एटम कंसीडर करते हैं और उसके लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने सिंपली क्या मानना है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब हम आते हैं रोटेशनल में। रोटेशनल में 2 चीज़ें होती हैं, मतलब रोटेशन वर्ड को आप कंफ्यूज हो सकते हो स्पिन से। किससे? स्पिन वर्ड से। जब हम अर्थ के केस में लेते हैं, पूरी अर्थ ग्लोब को देखते हैं, तो हम कहते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन। तब तो रोटेशन का मतलब होता है कि अर्थ अपने एक्सिस के ही ऊपर घूमे जा रही है, उसको रोटेशन कहते हैं। और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमते हैं उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। बट यहाँ पे हम जब वो अपनी ही एक्सिस पे कोई चीज़ घूम रही है उसको रोटेशन ना कह के उसको स्पिन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्पिन। तो उसको हम रोटेशन में कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में। रोटेशन क्या है? अर्थ के केस में तो अपनी ही एक्सिस पे घूमते रहना, बट इसमें यहाँ केमिस्ट्री में क्या है, अपनी ही एक्सिस पे घूमते रहने को स्पिन मोशन कहते हैं, रोटेशन मोशन नहीं। रोटेशन हम यहाँ करेंगे कि कोई इमेजिनरी एक्सिस है और उसके चारों तरफ घूम रहा है, ये नहीं कि अपनी ही एक्सिस है और उसके ऊपर घूम रहा है, उसको हम स्पिन कहेंगे, इसको हम रोटेशन कहेंगे। तो सबसे पहले तो आता है एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने बताया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रहेंगे, चाहे कोई भी गैस आ जाए, मोनो एटॉमिक, डाई, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, कोई भी गैस। बट अब हम रोटेशनल में थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम।
सबसे पहले आता है आपका मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मीन्स एक एटम है और वही मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव कर रहा है, लाइक हीलियम। तो अब आप ये बताइए, जब मैं इसको रोटेट करूंगी, ये मेरी 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड। तो अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये तो अपनी ही एक्सिस पे घूम सकता है। जब मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगी तो ये क्या करेगा, अपनी ही एक्सिस पे घूमेगा। तो पर मैं इसको क्या रोटेशन में कंसीडर करती हूँ? नहीं, मैं तो इसको स्पिन में कंसीडर करती हूँ। तो इट मीन्स इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। यहीं आ जाते हैं हम डायएटॉमिक गैसेस पे। ये रहा डायएटॉमिक गैस, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अभी मैंने इस मॉलिक्यूल को वाई एक्सिस में खड़ा कर रखा है, यानी कि मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे खड़ा कर रखा है। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अलोंग ही घुमाऊंगी तो वो तो क्या हो जाएगा, स्पिन, क्योंकि ये अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमे जा रहा है। तो वाई के अबाउट तो मैं इसे घुमा नहीं सकती। अब इसकी जो एक्स एक्सिस है वो है ये वाली, समझ रहे हैं आप? अब मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग अबाउट घुमाना है इसे, मतलब इसको फिक्स करके इसको मैं ऐसे घुमा सकती हूँ, ऐसे जैसे हम मेले में स्विंग्स देखते हैं, ऐसे वो ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं। तो वो वाई एक्सिस में और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, तो ऐसे घुमा सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगा एक, अगर मैं मॉलिक्यूल को वाई एक्सिस में कंसीडर करूं। अब आते हैं जेड एक्सिस में। तो एक तो ये वाला रोटेशन हो गया कि मैं मॉलिक्यूल वाई में था और मैं इसको अबाउट एक्स घुमा रही हूँ। सिमिलरली मैं इस मॉलिक्यूल को अबाउट जेड भी घुमा सकती हूँ। मैंने ये पॉइंट फिक्स किया और इसको मैंने पहले ऐसे घुमाया, एक बार मैं इसको ऐसे घुमा सकती हूँ। मतलब आपने ये याद रखना है इसमें कि अगर मॉलिक्यूल वाई एक्सिस में है तो मैं उसको वाई एक्सिस के अबाउट अगर घुमाऊंगी तो वो होगा स्पिन मोशन। अगर मैं उसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगी तो वो रोटेशन कंसीडर किया जाएगा, और अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगी तो वो भी रोटेशन कंसीडर किया जाएगा। देखिए ना, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे घुमाइए, आप अभी इसको सामने से देख रहे हैं, जेड एक्सिस से देख रहे हैं, और इस मॉलिक्यूल को आपने ऐसे घुमाया तो ये रोटेट ही हो रहा है। हाँ, अब इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, बट अपनी एक्सिस के अबाउट जब होगा तब हम उसको स्पिन कहेंगे। अब आप इधर से देखिए, इस वाली साइड से, अभी आप इधर से आके देख रहे हैं तो आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया इधर से देखने पे। अब आप क्या करिए, अब इस आँख को लेके जाइए यहाँ, अब आप इस डायरेक्शन से देखिए और इसको ऐसे घुमाइए। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो गया। राइट? तो मतलब अगर कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वो जिस एक्सिस पे है उसको छोड़ के वो बाकी 2 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। देखिए, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का फ़र्क है, आपको एक बार यहाँ से देखना और इसको ऐसे घुमाना है, एक बार उधर से देखिए मॉलिक्यूल को और फिर इसको ऐसे घुमाइए। राइट? तो मोनोएटॉमिक हो गया। डाई में हम मतलब 2 एक्सिस के अबाउट घुमा पा रहे हैं, मतलब इसके जब हम पोजीशन डिफाइन करेंगे रोटेशन में तो हम 2 एक्सिस का यूज़ कर सकते हैं। तो डायएटॉमिक के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2।
अब होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए इनको ना विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ट्राई एटॉमिक में दो केसेस आते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ट्राइएटॉमिक में क्या है, पहले दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे एक एक्सिस पे, अब तीन कंसीडर कर लो। तो केस वही रहेगा कि जिस अब एक्सिस पे हमने मॉलिक्यूल को प्लेस किया है उसके अबाउट वो स्पिन करेगा और बाकी दो के अबाउट वो रोटेट करेगा। तो लीनियर के केस में तो जो डायटॉमिक का केस था वही आ जाएगा, दो रोटेशनल। नॉन लीनियर में थोड़ा सा अलग केस हो जाता है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल बनाया मैंने। अब तो अगर मैं इसको देखिए एक पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा, बट अगर एक एक्सिस लूँ तो उसके अबाउट वो स्पिन करेगा, ये याद रखिए। अब मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल, ये एक ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल है मेरे पास, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या होगा, घूम जाएगा आसानी से, ऐसे फिरकी चलेगी ऐसे ऐसे। अब मैं इसको एक्स के अबाउट घुमाऊँ ऐसे, तो ये ऊपर नीचे ऐसे घूम जाएगा। मैं इसको जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ तभी भी ये ऐसे घूम जाएगा मॉलिक्यूल। तो मतलब जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है वो तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन शो करता है, स्पिन नहीं शो करता किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 3। और एक बात याद रखनी है कि अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी मोर देन 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सिस ही 3 है जिसके अबाउट रोटेट करे, तो 3 से ज़्यादा क्या, कोई हमने एक्सिस इन्वेंट कर दी नहीं। तो पॉलीएटॉमिक का भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक की तरह क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो मोनो डाई ट्राई पॉली का हमने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर कर लिया है। अब हमने लीनियर ट्रांसलेशनल कर लिया, रोटेशनल कर लिया। वाइब्रेशनल हमारे सिलेबस में नहीं है। वाइब्रेशनल मोशन को हम सिर्फ तभी कंसीडर करते हैं जब हाई टेम्परेचर, और वो हम कभी कंसीडर नहीं करेंगे केमिस्ट्री में अभी इस लेवल पे। आपको एक बात क्या बताई थी मैंने, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, 3n। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उसको उन नंबर ऑफ एटम्स को डिफाइन करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें कितने चाहिए होते हैं, 3n। उनमें से ट्रांसलेशनल तो कितने हो गए, 3। मैंने बोला चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल रिमेन सेम, दैट इज़ 3। तो 3n टोटल थे, उसमें से ट्रांसलेशनल के 3 हो गए, ये टोटल थे। उनमें से ट्रांसलेशनल मोशन के 3 हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 3n-3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशनल को प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही है ना, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। टोटल कितने हैं, 3n। उनमें से 3 किसका कंट्रीब्यूशन है, ट्रांसलेशनल का। तो बचा कितना, 3n-3। वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो अब आप ये चीज़ को साइड पे रखिए। अब मैं एक टेबल बनाती हूँ, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में भी दो केसेस हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो मोनोएटॉमिक के केस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3, 3, 3, ये तो सब में ही 3 होगा। रोटेशनल मोनोएटॉमिक के केस में 0 था, डायएटॉमिक में 2 था, यहाँ 2 था और यहाँ 3 था। ये आपको याद होना चाहिए।
अब मैंने आपको क्या बताया कि टोटल क्या है 3n, वेयर n इंडिकेट्स नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिसिटी। तो बचा क्या 3n-3। अब रिमेनिंग 3n-3 बचा, और 3n-3 किसको इंडिकेट करता है? रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल को। यस। अब मैं अगर मोनोएटॉमिक का केस लूं तो मोनोएटॉमिक में 3n-3 रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, और मोनोएटॉमिक में रोटेशनल तो 0 है। इट मीन्स मोनोएटॉमिक में वाइब्रेशनल क्या होगा? 3n-3। कंसीडरिंग डायटोमिक, डायटोमिक में क्या है? रिमेनिंग 3n-3 रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। इसमें रोटेशनल 2 है, यानी कि 3n-3 में रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। अब रोटेशनल क्या है? 3, वाइब्रेशनल को v लिखा, तो 3 को इधर ले आए तो ये क्या बन गया? वाइब्रेशनल कितना आ गया? 3n-6, यहाँ 2 है ना, सॉरी 2, तो यहाँ 5, तो वाइब्रेशनल कितना बन गया? 3n-5 फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए भी वाइब्रेशनल क्या बनेगा? डायटोमिक जैसा, दैट इज 3n-5। अब देखिए ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर में रोटेशनल कितना है? 3, यानी कि वैसे रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल कितना था? 3n-3। इसमें रोटेशनल कितना है? 3। इस 3 को इधर ले गई तो क्या आ गया? वाइब्रेशनल कितना आ गया? 3n-6। तो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए वाइब्रेशनल की वैल्यू होगी 3n-6। इज इट क्लियर? तो ये पूरा आपका कंसेप्ट हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम का। इसमें अब हम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। एनर्जी, और ये पॉइंट्स समझाने लायक नहीं है, ये आपको सिर्फ याद रखने हैं। एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी इन वन डायरेक्शन, एक सेकेंड, इन वन डायरेक्शन लिख लो या वन एक्सिस लिख लो, ये लिखोगे आप 12 kBt। सिमिलरली एनर्जी एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी इन वन एक्सिस इज गोइंग ऑल्सो टू बी 12 kBt। मतलब अगर मैं एक एक्सिस में काइनेटिक मोशन शो कर रही हूँ या पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास इन वन एक्सिस, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 12 kBt और 12 kBt। इसका मतलब है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब हम ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और उसकी वैल्यू कितनी मैंने बताई? 12 kBt। ये याद रखिएगा। पहले तो ये 2 पॉइंट्स रटिए कि काइनेटिक एनर्जी इन वन एक्सिस 12 kBt, पोटेंशियल एनर्जी इन वन एक्सिस 12 kBt। अब हम मोशंस पे आते हैं। ट्रांसलेशनल अगर मैं मोशन शो कर रही हूँ एक एक्सिस में, दैट मीन्स मेरे पास, ट्रांसलेशनल का मतलब मेरे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है इस वक्त, पोटेंशियल को नहीं कंसीडर करते इन वन एक्सिस। और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल दिखा रही हूँ, तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी वन डायरेक्शन एक्सिस में, और उसकी वैल्यू क्या है? 12 kBt। ये जो अभी मैं लिखवा रही हूँ ये प्योर रट्टा चढ़ाना है इसको कोई समझ नहीं सकता, बस इसकी एक्सप्लेनेशन जितनी दे सकते हैं वो मैं दे रही हूँ आपको। सिमिलरली रोटेशनल इन वन एक्सिस, जब मैं रोटेशनल मोशन को कंसीडर करती हूँ तभी मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करूँगी।
तो रोटेशनल इन वन एक्सिस इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन वन एक्सिस इज इक्वल टू हाफ kBt। अब एक है वाइब्रेशनल इन वन एक्सिस। जब कोई बॉडी एक एक्सिस में वाइब्रेट करती है इट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसका मतलब होता है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है इस इन दैट एक्सिस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन दैट एक्सिस। तो काइनेटिक एनर्जी इन वन एक्सिस है हाफ kBt, पोटेंशियल एनर्जी इन वन एक्सिस है हाफ kBt, तो टोटल कितनी हो गई kBt। तो ये याद रखने, ट्रांसलेशनल इन वन डायरेक्शन हाफ kBt, रोटेशनल इन वन डायरेक्शन हाफ kBt, वाइब्रेशनल इन वन डायरेक्शन kBt। हाफ नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि जब हम वाइब्रेशनल को कंसीडर करते हैं इट मीन्स जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है इट मीन्स उसके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। जब हम ट्रांसलेशन या रोटेशन को कंसीडर करते हैं इट मीन्स उसके पास सिर्फ रोटेशन डिग्री और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो यही है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जब आप इक्विपार्टीशन की डेफिनेशन कहीं पढ़ते हैं तो एक कंफ्यूजिंग सी लगता है बड़ा, क्योंकि वो कहता है कि एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। क्या कहता है? एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। मतलब ऐसा लगता है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kBt है, रोटेशनल के पास हाफ kBt है, तो वाइब्रेशनल के पास भी हाफ kBt ही होगी, क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसे इंटरप्रेट होता है कि एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन का क्या मतलब है? इक्वल पार्टीशन हुआ है ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मीन्स ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ऐसा लगता है फिर बच्चा ये सोच के क्या करता है कि अच्छा इक्वल था तो अगर ट्रांसलेशनल रोटेशनल में हाफ हाफ है तो इक्वल होना चाहिए वाइब्रेशनल में भी, दैट मीन्स हाफ होना चाहिए kBt। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको स्टेटमेंट आए तो आपने उस स्टेटमेंट को तो ठीक करना है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट हर बुक में वही है। बट इसका कहने का क्या मतलब है, और बच्चा जल्दी में क्या करता है, वाइब्रेशनल में भी हाफ kBt को टिक करता है, kBt को नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर इक्वी पार्टीशन होना था एनर्जी का तो हाफ हाफ, तो यहाँ पे भी हाफ नहीं। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर हाफ kBt एसोसिएटेड है तो दैट मीन्स पोटेंशियल के साथ भी हाफ kBt ही एसोसिएटेड होगी। बट लिखने में क्या लिखा जाएगा? एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका? kBt। तो अब आप इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं एक। मेरे पास एक डायटॉमिक गैस है, जैसे N2, H2, ऐसे O2, ये सब है मेरे पास। मुझे क्या पता है कि इसका ट्रांसलेशनल होता है 3, रोटेशनल होता है 2, वाइब्रेशनल की वैल्यू 3, यहाँ पे 3n-5, यहाँ पे n क्या है? डायटॉमिक, तो n को 2 लिखा इंटू 5, 6 - 5 दैट मीन्स 1। तो इसके पास ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल 2 है और वाइब्रेशनल 1 है। अब मुझे पता है कि एक ट्रांसलेशनल के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड थी? हाफ। तो 3 ट्रांसलेशनल के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी? हाफ kBt, प्लस एक रोटेशनल के साथ एसोसिएटेड थी हाफ kBt, 2 के साथ क्या होगी? हाफ kBt, 2 × हाफ kBt।
मुझे पता था एक वाइब्रेशनल के साथ कितनी एसोसिएटेड है, KBT, तो एक ही वाइब्रेशनल है तो मैंने यहाँ लिखा KB, यहाँ पे मैं हाफ नहीं करूँगी, तो ये क्या हो गई, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड। इन सबको ऐड कर देंगे। अब आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस चैप्टर में पढ़ना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें एक चीज़ आती है, CV, CP और गामा। गामा इज पॉइजन्स रेशो। गामा क्या है, पॉइजन्स रेशो। CV की वैल्यू होती है FR/2, CP माइनस CV गिव्स NR एंड CP अपॉन CV गिव्स गामा। ये 3 आपको याद रखने। अगर मैं मोल्स को 1 पुट कर दूं तो CP माइनस CV गिव्स R। अब मैं मोल्स को 1 पुट कर रही हूँ तो CP की वैल्यू क्या होगी, R प्लस CV। तो CP की जगह मैं अगर लिखूँ R प्लस CV अपॉन CV, इसको लिख दूँ R प्लस 1 अपॉन CV, तो CV की वैल्यू क्या आ जाती है, R अपॉन गामा माइनस 1। इसको यहाँ से सॉल्व करके, तो ये कुछ हैं चीज़ें जो आपको याद रखनी है। CV क्या है, FR/2, F क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाना था सिर्फ इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए। CP माइनस CV क्या है, NR। अब आपको CP CV मैंने बताया था क्या होता है, जैसे हम मोलर हीट कैपेसिटी को, जिसको आप CM से डिनोट कर रहे थे जब मैंने हीट कैपेसिटी पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था, या मैंने शायद नहीं बताया, कि अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लूँ तो वो होता है CV, और अगर एट कांस्टेंट CP, और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम लूँ तो वो होता है CV। तो यहाँ पे CV CP क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। गामा एक रेशो डिफाइन है CP/CV। CV की वैल्यू होती है FR/2, CP माइनस CV होता है NR। CP को अगर मैं लिखूँ NR प्लस CV, तो इससे मेरी ये वैल्यू आ जाती है CV की। अब इसमें एक और चीज़ है, अब आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे जो F पुट करते हैं वो होता है टोटल, F टोटल। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल को ऐड करके जो F की वैल्यू आएगी वो होता है यहाँ पे F। चलिए एक टेबल प्रिपेयर करते हैं अब। अगर मैं लिख रही हूँ मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशनल 3 था, रोटेशनल 0 था, तो टोटल क्या हो गया 3। CV क्या होता है, FR/2, तो 3R/2। CP क्या होता है, CV प्लस R फॉर 1 मोल, क्योंकि CP माइनस CV क्या था, NR। तो अगर मैं N को 1 पुट कर दूँ तो CP क्या आ जाएगा, R प्लस CV। तो ये इसको करा तो ये आ गया 5R/2, और गामा क्या है, CP अपॉन CV। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 5/3। सिमिलरली डायटोमिक के लिए देखें तो 3 प्लस 2, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल 5, यहाँ आ गया 5R/2, यहाँ आ गया 7R/2, और ये क्या हो गया आपका 7/5। सिमिलरली ट्राइएटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए 5 ही रहता है क्योंकि इसमें भी 3 प्लस 2 होता है। यहाँ पे 5R/2, 7R/2, 7/5। सिमिलरली ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए देखिए 3 प्लस 3, यहाँ पे रोटेशनल 3 थे ना, तो ये क्या हो गया 3R
यहाँ आ गया 4r, यहाँ आ गया 4/3। तो ये आपको एक टेबल प्रिपेयर हो गया। अब आपने देखा 5/3, 7/3, 7/5, 7/5, 4/3। एक बार इसको हटाते हैं, ये होता है आपका 1.6 समथिंग, ये होता है 1.4 समथिंग, ये 1.4, ये होता है आपका 1.3 समथिंग। तो पहले 1.6 थी वैल्यू, फिर 1.4, 1.4, 1.3। इट मीन्स जैसे जैसे हम मोनो से डाई, डाई से ट्राई, ट्राई से लीनियर से ट्राई नॉन लीनियर, तो जो गामा की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इससे ये इंटरप्रेट कर जाता है कि जैसे जैसे एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं तो गामा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो पॉलीएटॉमिक होता है ना, पॉलीएटॉमिक, और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर की वैल्यू सेम आती है, ट्राइएटॉमिक लीनियर और डाइएटॉमिक की वैल्यू सेम आती है। ये आप ध्यान देखिए 5, 2 ये सब सेम है ना डाई और ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए। और जो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर है और जो पॉलीएटॉमिक है उन दोनों की सारी वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 3r, यहाँ पे भी 4r और यहाँ पे भी 4/3 फॉर पॉलीएटॉमिक। अगर 3 से ज़्यादा एटम्स है मॉलिक्यूल्स में तो वो भी ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर वाला ही फॉलो करेगा। तो ये याद रखिए, ये दोनों की वैल्यू आपस में सेम आती है और इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम आती है। तो इसके साथ हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कंप्लीट। 1 मिनट। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। अगले लेक्चर में हम करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।